हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, समझे थे, और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले उससे जाके देख लीजिए। हम लोग पिछले वाले वीडियो में द्रव्यमान और भार के अंतर समझे थे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे ना। आज स्टार्ट करेंगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। क्या है पलायन वेग? तो पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। अगर कोई वस्तु को हम पलायन वेग से फेंक दें तो वो वस्तु वापस लौटकर आती ही नहीं। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा? तो उस ग्रह का पलायन वेग का होता है फार्मूला, एस्केप वेलोसिटी बराबर हो जाएगा √2gm/r। कितना हो जाएगा? इसके क्या हो गया पलायन वेग का फार्मूला? तो √2gm/r। इसको याद रखिएगा ना। और हम लोग ये देखे थे कि छोटी जी ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका फार्मूला हम लोग को याद है, क्या होता है? gm/r²। ये याद है ना आप लोगों को? इसी को अब ये g बराबर हो गया gr²/m, ये समीकरण को हल करने पर। ठीक है, अब ये g के मान को, जी का मान इसमें रखने पर कितना आ गया? एस्केप वेलोसिटी बराबर आ गया √2gr। ठीक है, अब ये देखिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जो पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता। पलायन वेग का जो मान है वो अगर जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। वह कितना हल्का है, वह कितना भारी है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। क्या? तो पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता और न ही प्रक्षेपण कोण पे निर्भर करता। पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है पृथ्वी का पलायन वेग का मान? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान? तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य पर पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है सूर्य पर? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। एक बार फिर देखिएगा, पृथ्वी पर तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा पर 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड और सूर्य पर तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तीनों को याद रखेंगे। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपनी पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। हाँ, चंद्रमा पर जो व्यक्ति उतरते हैं वो अपनी पीठ पे, अगर देखे भी होंगे फोटो अंतरिक्ष यात्री का, अपने पीठ पे बोझा बांधे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वो पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। अगर चंद्रमा पर जो व्यक्ति गया तेज से अगर उछल भी जाए ना तो वो पलायन कर जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर से अगर हम चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला। अब देखते हैं कक्षीय वेग क्या है। हम लोग पलायन वेग समझे, अब समझेंगे कक्षीय वेग। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं कक्षीय वेग। किसे बोलते हैं? तो कोई भी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगा रहा है उसी को बोलेंगे कक्षीय वेग। इसको सूचित करते हैं। v से हो गया वेलोसिटी, o से हो गया ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होता है फार्मूला √gm/r और ये गुरुत्वीय त्वरण g बराबर gm/r² होता है। ये हम लोग कल वाले वीडियो में देखे थे।
इसको सॉल्यूशन करने पे, इसको इधर लाने पे क्या हो गया देखिए, ये मैं करके दिखाती हूँ अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो। जी बराबर कितना हो गया, GM/r²। ठीक है, तो अगर हम ए जी को इधर ले आएँ, ए जी को इधर ले आएँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ए जी को अगर इधर लाएँ तो ये नीचे हो जाएगा ना, GR²/m हो गया। ठीक है, अब यही जी का मान इसमें रखने पे ये हो गया। इसके वैल्यू से कितना हो गया, √GR², यानी इसका हल करके आया, कक्षीय वेग का मान हल करके आया √GR। ठीक है, तो पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात देख लेते हैं। तो पलायन वेग का हल करके आया था √2GR और कक्षीय वेग का हल करके आया √GR। तो ये दोनों को हल करने पे आ रहा है इसका अनुपात √2:1। तो अगर पूछा जाए कि पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात कितना है, तो हम लोग बोलेंगे √2:1। अब देखते हैं ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। तो ध्रुवीय उपग्रह वैसे उपग्रह है जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। कौन ध्रुवीय उपग्रह कहलाएगा, तो कोई भी उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो कहलाएगा ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर/सेकंड होता है तथा आवर्तकाल 84 मिनट या 5040 सेकेंड होता है। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 8 किलोमीटर/सेकंड। कितना, ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग तो 8 किलोमीटर/सेकंड। आवर्तकाल कितना होता है, तो 84 मिनट, या इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5040 सेकेंड आएगा। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, किसका उपयोग हम लोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए करते हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब देखिए भू-अस्थिर उपग्रह। भू-अस्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। कौन सा है भू-अस्थिर उपग्रह, तो ऐसे कोई भी उपग्रह जो पृथ्वी तल से लगभग कितना 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रहा है, वो है भू-अस्थिर उपग्रह। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर/सेकंड तथा आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भू-अस्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 3.1 किलोमीटर/सेकंड और आवर्तकाल होता है 24 घंटा। भू-अस्थिर उपग्रह का उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। भू-अस्थिर उपग्रह का उपयोग किस में किया जाता है, तो दूरसंचार में किया जाता है। और ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग तो मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया गया है। बोला गया है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, ये F बराबर, आप लोग ये फार्मूला हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। F बराबर क्या होता है, GM1m2/r²। ठीक है, यही है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, ये जो r है वो कितना हो जाए, आधी हो जाए, r/2 हो जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा। इसको हम आधा कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ रहा है जो। तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर GM1m2 और दूरी को तो आधा कर दिया गया, r² होता है तो r/2² हो जाएगा। ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 4 GM1m2/r²। तो वही बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो गया, F बराबर GM1m2/r², तो फार्मूला ही होता है, तो ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। इसका आंसर क्या हो गया, 4 गुना। ठीक है, ऑप्शन बी, 4 गुना, ऑप्शन बी।
आगे देखिए न्यूमेरिकल है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा। आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान सभी जगह बराबर रहता है लेकिन भार अलग अलग होता है। द्रव्यमान कोई भी ग्रह पे चले जाएंगे उस वस्तु का उतना ही रहेगा, लेकिन भार है जो अलग अलग होता। तो क्वेश्चन बताता है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर इसका भार कितना है, 60 न्यूटन दिया गया। पृथ्वी पर इसका भार दिया गया है 60 न्यूटन और W बराबर ये फार्मूला होता है mg। ठीक है, W बराबर mg होता है ना, तो mg बराबर 60 न्यूटन हो गया। तो उस ग्रह पर उसका वजन कितना होगा, यहाँ इससे देखिएगा। W बराबर mg हम लोग यहाँ तक देखें तो W बराबर जी की जगह पर ये फार्मूला लिख दिए gm/r²। यहाँ हो गया W बराबर m कितना द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ा दिया गया है ना, द्रव्यमान को ऊपर कितना बढ़ाया गया था 3 गुना, तो 3m हो गया। W बराबर कितना हो गया 3m gm/r²। तो W बराबर इसका mg देखिए m हो गया, gm/r² को g लिख सकते हैं और W बराबर mg था, W बराबर mg और W का मान कितना दिया गया था 60 न्यूटन, तो 60 बराबर mg लिख सकते हैं और mg की जगह पे 60 लिख दिए, तो 3 गुना 60 बराबर 180 न्यूटन हो गया। कितना आंसर हो गया इसका, तो 180 न्यूटन। आगे देखिए ये ग्रहों का नियम, लॉ ऑफ प्लेनेटरी। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। कौन दिए, ग्रहों का नियम केपलर ने दिए। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। कितने नियम दिए केपलर ने, जबकि ग्रहों का नियम केपलर ने दिए थे, जबकि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी, लेकिन इस बात को सत्यापित किया केपलर ने ग्रहों का नियम देकर। ग्रहों का नियम दिए केपलर, लेकिन ग्रहों के बारे में सबसे पहले बताया कोपरनिकस, और ये भी बताया कोपरनिकस कि कोई भी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात किसने कहा, कोपरनिकस। लेकिन ग्रहों का नियम और नियम देकर इसको सत्यापित प्रूव्ड कौन किया, तो केपलर ने। तो केपलर ग्रहों का कितने नियम दिए थे, 3 नियम, एक कक्षा का नियम, एक क्षेत्र का नियम और एक परिक्रमण काल का नियम। तो देखिए ये तीनों नियम क्या है, कक्षा का नियम क्या है, तो ये कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसके फोकस पर सूर्य होते हैं, इसके फोकस पे सूर्य है। ये ही बोला कि कक्षा का नियम ये है कि कोई भी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, उसका फोकस बिंदु सूर्य होता है। और क्षेत्र का नियम क्या, कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्षेत्र का नियम यह है कि कोई भी ग्रह सूर्य के अगर चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो समान समय में कुछ समान क्षेत्रफल को भी तय कर रहा है। आगे है परिक्रमण काल का नियम। तो इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल t का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी r के घन के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल का नियम क्या दिए केपलर ने, तो इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि परिक्रमण काल का वर्ग जो है सूर्य से जितनी भी दूरी है उसके घन के समानुपाती होता है, यानी t² समानुपाती r³। ये वाले हम लोग देखे हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही, लेकिन इस बात को सिद्ध किसने किया, केपलर ने। कैसे, तो इन्होंने ग्रहों का नियम देकर इस बात को सिद्ध कर दिए। आगे देखते हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। तो द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र है जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है ना। कहाँ, किसको बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र, मान लिया जाए ये वस्तु है तो इसका द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा। बोला जा रहा है कि वह केंद्र जहाँ से कोई वस्तु संतुलन में रहे, वह
जहाँ पे जैसे कि थाली को हम लोग एक उंगली पर खड़े कर लेते हैं, तो उसका द्रव्यमान केंद्र जहाँ पे होगा वहीं पे अगर हम उंगली डालें तो वो वस्तु तो वह थाली खड़ी रह पाएगी। अगर द्रव्यमान केंद्र के जगह नहीं उंगली डालें, इधर उधर करें, तो थाली हाथ से गिर जाती है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी। ये दो जगह हो सकता है, या तो वस्तु के अंदर हो या वस्तु के बाहर भी हो सकता है द्रव्यमान केंद्र। बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में रहती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। कोई भी वस्तु कहाँ वस्तु है जो दो जगह संतुलन में रहती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। बोला जा रहा है कि अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर, जैसे हम लोग खड़े हैं, है ना, तो किसकी मदद से खड़े हैं? आधार केंद्र के अनुसार हम लोग खड़े हो पाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति और हम लोग का जो है आधार केंद्र के बल पे हम लोग खड़े हो पाते हैं। और हम लोग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? तो बीच में, नाभि के पास। देखते हैं बूढ़ा आदमी जब वो अच्छा से खड़े नहीं हो पाते तो वो अपने द्रव्यमान केंद्र झुक जाते हैं नीचे की ओर, कहाँ? पैर की ओर, है ना, अपने आधार केंद्र की ओर झुक जाते हैं। जैसे इसमें दिया भी गया है कि बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। क्यों? अपने द्रव्यमान केंद्र को आधार केंद्र की ओर करने के लिए। क्योंकि अगर हम अपने द्रव्यमान केंद्र को आधार केंद्र की ओर कर लेते हैं तो अधिक संतुलन प्राप्त हो जाएगा। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी झुक कर चलता है। किस लिए? क्योंकि वह अपना द्रव्यमान केंद्र आधार केंद्र की ओर कर रहा है, अधिक संतुलन बनाने के लिए। बोझा उठाने वाला व्यक्ति भी थोड़ा बहुत झुक जाता है। किस लिए? तो वो भी अपना द्रव्यमान केंद्र को आधार केंद्र की ओर बढ़ा रहा है ताकि अधिक संतुलन बना रहे। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना माना है, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी झुककर चलता है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी, पीसा का मीनार कैसा देखे हैं आप लोग? थोड़ा झुका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में, क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र जो बीच में है ना, वो आधार केंद्र का सपोर्ट ले रहा है, इस कारण वह संतुलन में है। तो आप लोगों को ये मन में लग रहा होगा कि जब पीसा की मीनार अधिक संतुलन में आ रहा है, झुका हुआ बना है, तो हम अपना घर क्यों नहीं झुकी हुई अवस्था में बनाते हैं, जबकि वो तो अधिक संतुलन में रहेगा। तो मान लिया जाए हम अपना घर इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें रहना भी है ना, रहना भी है। तो कैसे रह पाएंगे? अगर हम लोग खड़े हैं तो झुक के खड़े होना पड़ेगा, सो रहे हैं तो रख जाएंगे। इसलिए सभी चीज़ को देखते हुए बनाया जाता है। आगे है बल अघूर्ण, टॉर्क्यू। किसे बोलेंगे बल अघूर्ण? तो बल अघूर्ण वह राशि जो किसी वस्तु के घूर्णन गति देता है ना। बल अघूर्ण क्या होगा? जो वस्तु को, जैसे कि ये फैन है, तो वह गति जो वस्तु को घूर्णन गति दे रहा है उसी को बोलेंगे बल अघूर्ण। बल अघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। किस कारण ये फैन है जो वृत्तीय गति में आ रहा है, वही हो गया बल अघूर्ण। वह भौतिक राशि जो वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ, अब अगर हम इस पे बल देंगे तब तो ये रेखीय गति में आ गया। तो बोलेंगे वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे उसे बल कहेंगे, तथा वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला दे उसे बोलेंगे बल अघूर्ण। हो गया स्पष्ट? आगे देखिए, बल अघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुना बलवाहु। बल अघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना बलवाहु। बल को F से सूचित करेंगे और बलवाहु को R से। बल अघूर्ण बराबर बल गुना बलवाहु। बलवाहु का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? F के बदले न्यूटन और R के बदले मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और मीटर का मीटर। इसका बीमा हो जाएगा mL/T इनवर्स 2। और ये बल अघूर्ण जो है एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। बल अघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा।
क्योंकि बल आघूर्ण बराबर हो रहा है F गुना R। कितना है? F गुना R। R को बोलेंगे बल बाहु। तो बोला जा रहा है बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, R का मान जितना हम बढ़ाते जाते हैं तो बल तो उतना ही कम होगा ना। हाँ, बल आघूर्ण बराबर हो रहा है F गुना R। तो अगर हम R का मान बढ़ा रहे हैं तो F का मान घटेगा। यही तो यहाँ बताया गया कि बल बाहु का मान जितना अधिक होगा तो बल का मान उतना ही कम होगा। आगे देखिए, कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है। जाते की हत्था परिधि के पास होता है। जैसे कि ये जाता है तो इसका हत्था जो है परिधि के पास क्यों है, मतलब बीच सेंटर से दूर क्यों है। कुम्हार का चाक का भी वही हाल है, परिधि के पास क्यों रख रहा, क्योंकि उस पर हमको बल कम लगाना पड़े, है ना। बल यही तो हम लोग अभी देखें कि बलवाहु का मान जितना ज़्यादा रहेगा, बलवाहु का मान जितना ज़्यादा रहेगा, देखिए बलवाहु बराबर क्या हो रहा है F गुना बल आघूर्ण बराबर हो रहा है F गुना R। तो हम लोग बलवाहु का मान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे बल उतना कम लगाना पड़ेगा। तो वो जो डंटा है ना जाता वाला वही है बलवाहु। तो अगर हम उसको ज़्यादा लंबा कर रहे हैं, परिधि के पास ला रहे हैं, तो इसलिए बल कम लगाना पड़े हमको, जाता चक्के में बल कम लगाना पड़े। इसीलिए जाता चक्की का बल, ये जाता चक्की का जो डंटी होता है उसको परिधि के पास रखा जाता है। आगे देखिए, चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, किस लिए? क्योंकि बल कम लगाना पड़े, और छोटा भी बना सकते हैं, है ना। बलवाहु, यही हैंडल लंबा हो गया तो बलवाहु का मान ज़्यादा हो गया तो बल कम लगाना पड़ रहा। खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है, इसीलिए बल कम लगाने के लिए। इस सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू, जैक इत्यादि। ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा जो है वो समान होती है। ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा दोनों है जो समान होता है। आगे देखेंगे लिफ्ट की गति। लिफ्ट किस प्रकार गति करता है, यहाँ देखिए। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार का समीकरण है क्या? लिफ्ट में कोई व्यक्ति सवार है, उसका फार्मूला होता है, उसके भार का फार्मूला होता है mg। ऐसे तो W बराबर mg होता है, लेकिन अगर लिफ्ट में अगर पूछा जाए लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, तो m इंटू जी प्लस माइनस a हो जाएगा, जहाँ a क्या है? त्वरण, और जी है गुरुत्वीय त्वरण, ये है उस लिफ्ट का त्वरण, है ना। उस लिफ्ट, देखिए m बराबर दिया है, हम बताया गया ऊपर में। m बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, और w बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार हो गया। g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और ये हो गया मशीन का त्वरण यानी लिफ्ट का त्वरण, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, तो W बराबर m इंटू जी प्लस माइनस ए। जी प्लस भी ए हो सकता है और माइनस भी ए हो सकता है। तो कहाँ पे प्लस ए होगा और कहाँ पे माइनस ए होगा हम लोग ये देखेंगे। बोला जा रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो यानी प्लस में जा रहा है, ये है ना, ऊपर जा रहा है, तो a बराबर कितना होता है? 0। क्योंकि एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो a बराबर 0 रखेंगे, है ना। त्वरण क्या हो जाएगा? एक समान वेग से जा रहा है तो त्वरण 0 ही होगा ना, तो a बराबर 0। तो हम लोग इस फार्मूला पे सेट करेंगे। हाँ, W बराबर m, देखिए W बराबर ये बताया गया है कि m इंटू जी प्लस माइनस a होता है। तो जब a बराबर 0 है और ऊपर जा रहा है तो प्लस में होगा, तो W बराबर हम लोग लिख सकते हैं m इंटू जी प्लस 0। तो 0 को कोई वैल्यू नहीं, तो W बराबर कितना आ गया? mg। W बराबर mg हो जाएगा फार्मूला। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तब हम लोग यूज करेंगे W बराबर mg का। इस स्थिति में भार जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। और अगर जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा हो, क्योंकि एक समान वेग से नीचे आ रहा है इसीलिए त्वरण 0 ही होगा,
और इसमें हो जाएगा W बराबर m इंटू जी माइनस जीरो। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे आ रहा है तो माइनस का यूज करेंगे। इसमें भी हो जाएगा W बराबर mg। इसमें भी भार कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि अगर लिफ्ट में बैठे कोई व्यक्ति एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तब भी हम लोग W बराबर mg का ही यूज करेंगे। और अगर दिया रहा है कि अगर लिफ्ट में कोई बैठे व्यक्ति एक समान वेग से नीचे की ओर आ रहा है तब भी हम लोग W बराबर mg ही यूज करेंगे। और इन दोनों स्थिति में है जो भार कैसा रहेगा? तो अपरिवर्तित ही रहेगा। अगर लिफ्ट में बैठे कोई व्यक्ति एक समान वेग से ऊपर जा रहा है या नीचे एक समान वेग से नीचे आ रहा है तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। और तीसरा केस है कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस, अगर नीचे आ रहा है तो माइनस का यूज करेंगे। कैसा हो रहा है? एक समान वेग से नहीं, ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो हम लोग इसमें यूज करेंगे W बराबर m इंटू जी प्लस ए। तो W बराबर क्या हो गया? mg प्लस ma। अगर बताया जाए कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो क्या कौन सी फार्मूला का यूज करेंगे? तो W बराबर mg प्लस ma। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पहले था W बराबर mg ही और अब प्लस ma हो गया। तो इस स्थिति में जो उस लिफ्ट में व्यक्ति सवार है उसका भार बढ़ जाएगा। और अगर बताया जाए अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रहा है तो यही माइनस का यूज करेंगे। W बराबर m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। तो W बराबर फार्मूला यहाँ पे क्या हो गया? mg माइनस ma। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहा है कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रहा तो W बराबर mg माइनस ma, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा, क्योंकि W बराबर हम लोग अभी mg ये सामान्य है और ये माइनस हो गया ma, तो इसका भार जो है वो घटेगा ना। तो अब ये दोनों से देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहे कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो इस स्थिति में क्या हो गया? उस व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। और अगर ये बताया जाए कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा तो इस स्थिति में उस व्यक्ति का भार जो है क्या हो जाएगा? कम जाएगा, घट जाएगा। अगला केस है कि अगर लिफ्ट का रास्ता है जो टूट जाए तो ए बराबर उस स्थिति में जी हो जाएगा, ए बराबर जी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ mg माइनस जी W बराबर इस स्थिति में 0 हो जाएगा। और इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर दिया हुआ रहे कि अगर लिफ्ट का रास्ता टूट जाता है तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का जो सवार है व्यक्ति उस व्यक्ति का भार कितना होगा? तो 0, क्योंकि उस स्थिति में त्वरण बराबर गुरुत्वीय त्वरण दोनों का मान सेम हो जाएगा, इसीलिए इस स्थिति में है जो इसका भार 0 हो जाएगा। और अगर देखते हैं कि अगर त्वरण उस मशीन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से उसका ज़्यादा हो, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन जी और लिफ्ट नीचे आ रहा हो, नीचे जा रहा हो, नीचे भी है, तो हम लोग इस स्थिति में W बराबर mg माइनस ए का यूज करेंगे। लेकिन ये जो है त्वरण जो है मशीन का वो ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए W का मान जो है नेगेटिव में आएगा ना। तो इस स्थिति में लिफ्ट में जो व्यक्ति है बैठा हुआ वो जाके छत से जाके सट जाएगा, क्योंकि W का मान नेगेटिव में आ रहा है। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ नीचे की ओर नहीं रहेगा, जाके ऊपर छत से जा सटेगा, ठीक है। आगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बताया गया है कि अगर m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट में सवार है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m, और मशीन का त्वरण जो है a है, और लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार का समीकरण क्या होगा? अगर लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, a त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस का यूज होगा, है ना। W बराबर हम लोग ये फार्मूला देखे हैं, W बराबर हम लोग ये देखे हैं कि फार्मूला होता है m इंटू जी प्लस माइनस a। तो इसी पे हम लोग सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा कितना? m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए, इसको ए से गुना कर दिया गया, ए आगे लिया गया है तो mg हो गया, इसको त्वरण से गुना कर दिया गया ए से, सभी में दोनों तरफ ये यहाँ हो गया, क्योंकि ए अगर काट देंगे तो mg यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ m होगा, ठीक है, और ये वाला ये यहाँ ले आया m, तो इसका आंसर हो गया ये। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशन चैप्टर में इतना ही था, और आगे हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो आज ग्रेविटेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तब आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।